देख बाबू, हम आखिरी प्रहार बैच में एपी चैप्टर को पूरी क्लियर कर लिए थे, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक की बारी आई। आज के टॉपिक है जो भी है उसकी पहले सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में उस चैप्टर का एक का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे एपी में मैंने सीबीएसई या जो भी बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम बताने से पहले अगर आप सभी मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे नए हैं तो आप सभी का स्वागत है। देखो, आज का टॉपिक जो हमारे क्लास 10वीं का है वो हमारा निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जिससे हमारे पेपर में 6 नंबर की क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। 6 नंबर की क्वेश्चन, हल्के में मत लेना, 6 नंबर की क्वेश्चन इस चैप्टर से अकेले आएगा, ठीक है। और सबसे ईजी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीएसई वालों से एक चैप्टर इससे पूरी डिलीट है, जो कि ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, उससे एरिया निकालने का पार्ट पूरी क्या है? डिलीट है। लेकिन हम तो भी इसमें सारे कवर करेंगे क्योंकि ये हमारा सारे सिलेबस, सब बोर्ड के लिए सिलेबस क्लियर करता है। तो देख, सबसे पहले हम बिना देर किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा सबसे पहले टॉपिक का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देख बाबू, इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ेंगे जितने अच्छे से आज तक तूने कभी पढ़ा नहीं होगा। हर एक पॉइंट इतने क्लियर हो जाएगा ताकि तुम किसी को बताने लायक हो जाएगा। सबसे पहला हमारा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये कोऑर्डिनेट क्या होता है। नहीं, देखो बाबू, सबसे पहले हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए। जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो निर्देशांक क्या होता है? देख, सबसे पहले कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट यानी बिंदु है, उसे समतल में दर्शाना, प्लेन में दर्शाना क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देशांक कहलाता है। यानी ये हमें डिनोट करता है कोई भी पॉइंट को प्लेन में, कि वो प्लेन में वो पॉइंट कहाँ पे स्थित है, यानी लोकेशन ऑफ पॉइंट बताता है। जैसे मान ले कि हम पॉइंट जैसे मान लिए 2 और 3, क्या मान लिए? 2 और 3। तो अब एक कहाँ पे कोई समतल में स्थित है, कहाँ पे लोकेट है, वो कौन बताता है? निर्देशांक बताता है। क्या बताता है? निर्देशांक बताता है, यानी कोऑर्डिनेट बताता है। देख बाबू, कोई भी निर्देशांक को लिखते हैं तो निर्देशांक को सबसे पहले लिखते हैं x, y, x, y। पहले x को लिखते हैं, फिर बाद में किसे लिखते हैं? y को। पहले x को फिर y को। देख बाबू, जो x होता है, x को हम कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। और इसी को हिंदी में कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। x को क्या कहते हैं? भुज। और इंग्लिश में एब्सिसा। और y को क्या कहते हैं? कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। और इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। और इसे एक भुज को एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। कोई भी निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट को शो कैसे करते हैं? x, y, x, y। x को क्या कहते हैं? भुज, y को कोटि, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट हमेशा निर्देशांक को शो करते हैं, पहले x फिर y। आखिर अब x क्या होता है, y क्या होता है, ये देखते हैं। तो देखो बाबू, जैसे हम भुज और कोटि की बात कर लिए, तो अब हमें आखिर ये x क्या होता है, y क्या होता है, इसके बारे में हमें पता करना है। तो देख, 9th क्लास में कुछ हम इस तरह से पढ़े थे, ठीक है। ये पढ़े थे। देख बाबू, एक जो होता है इधर x एक्सिस होता है और एक क्या होता है? y एक्सिस होता है। देख बाबू, x और y एक्सिस जिस बिंदु पे कटता है उस बिंदु को ऑरिजिन कहते हैं, यानी मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु को शो किससे करते हैं? o से। किससे शो करते हैं? o से। और इसका निर्देशांक क्या होता है? 0, 0। अर्थात मूल बिंदु पे x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। देख बाबू, जब भी मूल बिंदु से दाएं तरफ चलेंगे यानी राइट साइड चलेंगे तो कौन सी वैल्यू लेते हैं? प्लस। जब भी मूल बिंदु यानी ओरिजिन से ऊपर चलेंगे तो कौन सी वैल्यू लेंगे? पॉजिटिव। मूल बिंदु से बाएं तरफ चलेंगे तो कौन सी वैल्यू? निगेटिव। मूल बिंदु से नीचे तो कौन सी वैल्यू? निगेटिव। देख बाबू, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस जब
कट करता है तो टोटल 4 चतुर्थांश का निर्माण होता है। कितने का? 4 का। ये चतुर्थांश जिसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। देख बाबू, ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। मैंने बोला निर्देशांक को लिखना पहले x को, फिर किसे लिखना? y को। पहले x को फिर y को। प्रथम चतुर्थांश में x की वैल्यू क्या है? प्लस, और y की वैल्यू भी क्या है? प्लस। तो पहले चतुर्थांश में वो होंगे जिसमें प्लस और प्लस होगा, प्लस और प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश पहले x फिर y, यानी x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू प्लस, तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। तीसरे चतुर्थांश में चले, थर्ड क्वाड्रेंट में, पहले x की वैल्यू क्या है बाबू? माइनस, तो माइनस, y की वैल्यू क्या है? माइनस, तो माइनस और माइनस। चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में पहले x की वैल्यू क्या है? प्लस, y की वैल्यू माइनस, तो पहले x प्लस और फिर माइनस। डाउट क्लियर हुआ? यानी देख बाबू, पहले और तीसरे तिरछे देख रहे हैं तो दोनों में सेम साइन आता। तिरछे में क्या आता? सेम साइन, और फिर तिरछे में अपोजिट साइन, तिरछे में अपोजिट साइन। पहले यहाँ से x और y जहाँ पे होगा उसमें प्लस प्लस से स्टार्ट करना, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस और माइनस। ये सब 9th क्लास की बातें था। देख बाबू, अगर कोई पॉइंट, अगर कह दिया जाए कि कोई पॉइंट मान लो x एक्सिस पे स्थित है, क्या है? x एक्सिस पे। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर स्थित है तो उसकी निर्देशांक क्या होगा? देखो, अगर x पे है तो क्या ये ऊपर या नीचे गया? नहीं गया, तो y की वैल्यू क्या होगा? 0, y की वैल्यू 0, यानी पहले x तो हो गया लेकिन y की वैल्यू 0। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे अगर स्थित है यानी लोकेट है तो उसकी निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट होगा x, 0। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे स्थित हो, कोई पॉइंट y एक्सिस पे स्थित हो, तो y पे स्थित है तो ना दाएं गया ना बाएं, ना राइट गया ना लेफ्ट गया, तो x एक्सिस क्या हो जाएगा? 0। यानी इस कंडीशन में 0, y लेते हैं। डाउट क्लियर सबसे पहले होना चाहिए कि आखिर x किसे कहते हैं, y किसे कहते हैं। x किसे कहते हैं और y। देख, x को तो भुज कह दिए जिसे इंग्लिश में आप शीशा, y को कोटि जिसे ऑर्डिनेट कहें, लेकिन x पॉइंट को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देख बाबू, x पॉइंट को मान ली ये पॉइंट यहाँ लिखा गया 2,3, 2,3, यानी ये मूल बिंदु था, ये मूल बिंदु था। अब देख, पॉइंट जब भी आया होगा तो ये पॉइंट ऐसे करके मिलके बना होगा, ऐसे बना होगा, अर्थात पहले x की दूरी है, पहले x है, फिर क्या है? y है। अर्थात x को डिफाइन कर सकते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष y से दूरी, y से दूरी, क्योंकि ये y से ही दूरी है ना बाबू, y से दूरी है, कितने दूर पे स्थित है, ये पॉइंट कितने दूर पे स्थित है। अगर ऐसी y को डिफाइन करना है तो जो भी है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दूरी, x की सापेक्ष दूरी, तो ये देख x से जितना दूर पे स्थित है, मान ले ये x से कितने दूर पे स्थित है? 3, और ये देख y से कितने दूरी पे है? 2। तो ये डाउट क्लियर हुआ? देख बाबू, इसके बाद इसमें हमें पढ़ना है, हमें ये फार्मूला पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्या क्या होगा। सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। क्या? डिस्टेंस, जिसे कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहते हैं? दूरी सूत्र। तो यहाँ तक डाउट क्लियर है? देख, एक और x एक्सिस वो होता है जो हमें पड़ी लाइन होगी, जो पड़ी लाइन होगी उसे x एक्सिस कहते हैं, यानी हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं? x एक्सिस, और खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? y एक्सिस, यानी वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? y एक्सिस, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस। यहाँ तक डाउट क्लियर है? चलते हैं आगे डिस्टेंस फार्मूला की तरफ। देख बाबू, अब हमारी बारी है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने की। किसके? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस यानी जिसे कहते हैं दूरी सूत्र। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। अब तू खुद सोच कि डिस्टेंस तभी निकालेंगे जिसमें कम से कम कितने बिंदु मालूम हो? 2। कम से कम कितने मालूम हो? 2। मान ले एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, यह मान ले P और Q है, ठीक है। मान ले P की जो
कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 और y1, x1 और y1, और इसकी क्या है x2 और y2, अब हमें डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, तो डिस्टेंस किसके बीच निकालना है, P और Q के बीच, देख बाबू हमें सिद्ध करने के लिए अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हम डायरेक्ट फार्मूले को पढ़ते हैं। देख बाबू अंडर रूट x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का, यानी निर्देश क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला एक बार फिर से, अंडर रूट x2 y1 का होल स्क्वायर। डाउट क्लियर है? देख बाबू डिस्टेंस फार्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं करने के लिए। सबसे पहले हमें आता है कोलिनियर सिद्ध करने के लिए, क्या, कोलिनियर जिसे कहते हैं संरेख। क्या कहते हैं, संरेख। मान ले कोई भी 3 पॉइंट गिवन है, मान ले एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट क्या है, सी है। कोई 3 बिंदु रहेगा तभी हम क्या सिद्ध कर पाएंगे, संरेख। क्या साबित कर पाएंगे, संरेख। तो संरेख साबित करने के लिए किसी दो का डिस्टेंस तीसरे के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अगर किसी दो का, मान लो कि हम निकालें ए बी, क्या निकालें, ए बी, और मान लो निकालें बी सी, ए बी और बी सी को जोड़ने के बराबर किसके बराबर आ रहा है, ए सी के बराबर, तो वो ए बी सी क्या होगा, संरेख होगा, अर्थात कोलिनियर होगा। अगर किसी दो को जोड़ने के बाद तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है तो वो संरेख नहीं होगा, कोलिनियर नहीं होगा। यानी कोलिनियर संरेख के लिए कम से कम 3 पॉइंट, और क्या कहता है, किसी दो को जोड़ने के बाद तीसरे के बराबर होना चाहिए। अगर कोई दो को जोड़ रहे हैं और तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं होगा। देख बाबू इसमें आता है फिर सिद्ध करने के लिए समबाहु त्रिभुज। क्या, समबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं समबाहु, जिसे इक्विलैटरल, क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देख बाबू इक्विलैटरल पहले त्रिभुज है, यानी उसमें कितने शीर्ष होंगे, 3 शीर्ष होंगे। कितने शीर्ष होंगे, 3। मान ले कि ये कोई त्रिभुज है, ए बी सी। समबाहु वो होते हैं जिसमें सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अगर तीनों का डिस्टेंस ऐसे निकल गया, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। कभी कभी इसी में आता है बाबू समद्विबाहु सिद्ध करने के लिए, क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। देख बाबू समद्विबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं आइसोसेलस, क्या कहते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल। समद्विबाहु, देख सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स 2, अर्थात अगर किसी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मान लो ए बी सी फिर से ट्रायंगल था, अगर कोई दो भुजा बराबर आ जाए, जैसे मान ले ए बी बराबर क्या आ जाए, बी सी, ए बी बराबर बी सी, या मान ले ए बी बराबर क्या आ जाए, ए सी, क्या आ जाए, ए बी बराबर ए सी, या और क्या कंडीशन बन सकता है, बी सी बराबर क्या आ जाए, ए सी, बी सी बराबर ए सी। कुछ भी, कोई दो भुजा बराबर आना चाहिए, अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसकी कोई दो साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो क्या होगा, समद्विबाहु। अगला आता है बाबू इसी में समकोण। क्या आता है, समकोण। देख बाबू समकोण जिसे कहते हैं राइट एंगल, क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज साबित करने के लिए देख, जिसमें समकोण त्रिभुज में वो होता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है, अर्थात मान ले कि अगर कोई भी वैल्यू निकाल रहे हैं, जैसे मान ले कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मान ले ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देख बाबू अगर इसमें ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है,
अर्थात कहने का मतलब है हमें तो सिद्ध करना है समकोण, ये तो गिवन नहीं होगा। अगर हम तीनों का पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे, तीनों का डिस्टेंस निकाल लेंगे और उन डिस्टेंस का क्या कर लेंगे, स्क्वायर। क्या कर लेंगे, स्क्वायर। अगर किसी दो डिस्टेंस के स्क्वायर को प्लस करने के बाद तीसरे डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो कौन कहलाएगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। डाउट क्लियर हुआ। डिस्टेंस फार्मूला से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। पहला कोलिनियर, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण। यहाँ देख बाबू, जैसे हमारी डिस्टेंस फार्मूला इस चैप्टर से खत्म हुआ, डिस्टेंस फार्मूले के एक का कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लिया। अब हमारा अगला बारी है सेक्शन फार्मूला। क्या है, सेक्शन फार्मूला। देख सेक्शन फार्मूला जिसे कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला जिसे कहते हैं विभाजन सूत्र। देख बाबू, इसमें दो टाइप का विभाजन पढ़ना है, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। एक इंटरनल सेक्शन होगा, एक एक्सटर्नल सेक्शन होगा। लेकिन सीबीएसई वाले के सिलेबस से एक्सटर्नल जो बाह्य विभाजन है वो सिलेबस से डिलीट है, ठीक है, वो सिलेबस से डिलीट है। बाकी ऐसे हम बता दूंगा शॉर्टकट सा। देख सबसे पहला है इंटरनल। क्या है, इंटरनल। इंटरनल जिसे क्या कहते हैं, अंतः विभाजन। क्या कहते हैं, अंतः विभाजन। देख बाबू, अंतः यानी कोई दो पॉइंट है, मान ले ये दो पॉइंट है, एक ए है एक बी है। ए की कोऑर्डिनेट मान ले x1 और y1 है, x1 और y1 है। बी की मान ले x2 और y2 है, x2 और y2 है। अंतः मतलब अंदर विभाजित करेगा। जो ये लाइन सेगमेंट है, जो रेखाखंड है, उसे कहाँ विभाजित करेगा, अंदर। कहाँ करेगा, अंदर। मान ले कोई भी यहाँ पे मान ले कोई बिंदु एक क्या है, P है। क्या है, P है। P है जिसकी निर्देशांक हमें क्या है, x, y। जो P बिंदु है वो AB रेखाखंड को, AB लाइन सेगमेंट को किस में विभाजित कर रहा है, m/n में। m/n में मतलब A से P की जो डिस्टेंस है m है और P से B का n है, अर्थात m अनुपात n में। तो देखिए जो P का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है Px, y। देख बाबू, पहले m है तो बाद वाले x2 से, बाद वाले x2 से mx2 प्लस का nx1, nx बटे में m प्लस कॉमा एक किसका निर्देशांक निकला, x का। किसका, x का। अब y का निकालना है तो my2 प्लस का ny1 बटे में m प्लस। देख बाबू, जो भी अंदर विभाजित करेगा, ठीक है, ये P बिंदु ए बी रेखाखंड को कर रहा था तो पहले m था, उससे बाद वाले को mx2 प्लस का nx1 बटे में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 बटे m प्लस n। ये किसका है बाबू, अंतः विभाजन का। किसका है, अगर क्वेश्चन में यही आ जाए एक्सटर्नल, क्या आ जाए, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जिसे क्या कहते हैं, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन मान ले यही सेम रेखाखंड था ए से बी। अब यहाँ पे कोई एक बिंदु है जो बाहर विभाजित कर रही है। ये बिंदु क्या है, P। क्या है, P। ये बाहर विभाजित कर रही है। इसका भी रेशियो मान ले m/n है। इसका निर्देशांक x1 और y1 है, इसका x2 और y2 है, x2 और y2 है, और इसका x, y है। तो जो बाहर की पॉइंट है P, उसका कैसे निकालेंगे बाबू, बस अंतः विभाजन में जो प्लस जहाँ था वहाँ क्या कर लो, माइनस। क्या कर लो, माइनस। क्या कर लो, माइनस। तो बता क्या फॉर्मूले लिखें, m-n, फिर m-n। डाउट क्लियर है? हाँ, क्वेश्चन में गिवन होगा मतलब अंतः है या बाह्य। क्वेश्चन में हाँ ये गिवन होगा कि अंतः है कि बाहर निकालना है। डाउट क्लियर है? देख बाबू, अगला हमें पॉइंट आता है मध्य बिंदु। किसका, मध्य बिंदु, जिसे मिड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। देख बाबू, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु वो होता है जो हमें रेखाखंड को बराबर बराबर भागों में बांटे, बराबर बराबर भागों में बांटे।
अर्थात मान ले कोई ए रेखाखंड है, जैसे ए है और ए क्या है, बी है। ये मान ले पी एक बिंदु है, बराबर बराबर मतलब ए 1:1 में बांट रहा है, 1:1 में, अर्थात m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। तो जो बाबू मध्य बिंदु का फॉर्मूला है, मान ले p का निकालने, px, y, px, y, m की जगह 1, m की जगह 1 गुना x2, तो 1 से गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, x2 प्लस का n 1 गुना x1 यानी x1 बटे m प्लस n यानी 1 + 1 क्या हो गया 2, कॉमा m y2 तो 1 गुना y2 यानी y2 प्लस का y1 बटे में 2, यानी मध्य बिंदु का कहीं पे भी मिड पॉइंट आ जाएगा डायरेक्ट x2 + x1 बटे 2, y2 + y1 बटे 2। जो x होगा वो x2 + x1 बटे 2 के बराबर होगा, जो y होगा वो y2 + y1 बटे 2 के बराबर होगा। ऐसे इसमें जो x होगा वो किसके बराबर होगा, mx2 + nx1 बटे m + n। जो y होगा किसके बराबर होगा, my2 + ny1 बटे m + n। देख बाबू अगला कॉन्सेप्ट इसमें है 3, और चौथे कॉन्सेप्ट में देख बाबू कभी कभी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने के लिए कह देगा, कभी कभी 4 बराबर भागों में बांटने के लिए कह देगा। देख अगर 3 बराबर भागों में, जितने बराबर भागों में बांटने के लिए कहेगा उससे एक कम रेखाखंड में कट लगती है, उससे एक कम रेखाखंड में कट लगेगी। मान ले कि ए, चलते हैं ये बिंदु है, मान ले ए बी, क्या है ए बी, इसको 3 बराबर भागों में बांटना है, कितने बराबर भागों में 2, तो एक कटेगा P और एक कटा Q, एक मान ले P है एक क्या है Q है। अब देख बाबू सबसे पहले जो P बिंदु है ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, देख अब बराबर, तो AP यानी इधर 1 बचा, इधर 1 का 1 2 यानी 1:2, अर्थात P बिंदु है जिसका m/n क्या है 1:2। ऐसे अगर Q बिंदु का देखे तो Q किस में कर रहा है, 1 का 1 2, 2:1, 2:1। डाउट क्लियर है। अगर यही 4 बराबर भागों में कहता, कितने बराबर 4 बराबर, तो कैसे कट करते, जैसे मान लो यहाँ पे लिख रहे हैं 4, यहाँ पे मान लो ए है ए बी 4 बराबर यानी 3 बार लाइन को कट करेगा, कितने बार 3 बार, यानी 1 2 3। मान ले यहाँ पे क्या सी डी ई, मान ले सी है, सी कितने में कटेगा बाबू 1 यानी 3, 1:3। अगर डी है तो डी कितने में करेगा 2:2, यानी ये जो डी पॉइंट है, एक सेकंड, जो डी पॉइंट है बाबू वो ए बी रेखाखंड का क्या हो गया मध्य बिंदु, क्या हो गया मध्य बिंदु। क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 1:1। जो ई बिंदु है, ई बिंदु वो 1 1 2 1 3 यानी 3:1, 3:1। ये बिंदु तो ये तो रेखाखंड है, तो ये कहाँ कट करेगा, रेखाखंड वही कट करेगा ना जो बीच की पार्ट होगा। ऐसा तो नहीं ना कि कहीं, यहाँ तक डाउट क्लियर है। इससे ज़्यादा सेक्शन फार्मूला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तुम्हें इतने। अब हमारा क्षेत्रफल की बारी आया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लेकिन ये CBSE वाले से पूरी पार्ट कट है, लेकिन फिर भी बताते हैं। जैसे हमारा सेक्शन फार्मूला खत्म हुआ तो अब हमारी बारी आई एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। मान ले ये ट्रायंगल है, क्या है, जिसका मान ले नाम में डाल दिए PQR। मान ले इसकी निर्देशांक x1, y1 है, इसकी कोऑर्डिनेट x2, y2 है, इसका x3, y3 है। हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। किसकी क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज। एस डिनोट किसे करता है, ट्रायंगल को, किसे, ट्रायंगल को। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देख बाबू पहले 1/2 को बाहर कर लेना, 1/2 को बाहर, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेना, एक बड़ा सा ब्रैकेट।
हमेशा x1 को बाहर y2 को ब्रैकेट के अंदर, x1 को बाहर y2 को ब्रैकेट के अंदर, x को बाहर, पहले x1 आएगा ना, x1 को बाहर किए, 1 के बाद क्या आता 2, यानी y2 माइनस y3। देख x वाले पार्ट को बाहर, y वाले पार्ट को अंदर, 1 को किए, उसके बाद 2 फिर 3, यानी y2 माइनस y3, बीच में प्लस, बीच में प्लस। अब किसे बाहर किए हैं x2, किसे x2, 2 के बाद क्या था 3, फिर 1, y3 माइनस y1, फिर x3 को बाहर, 3 के बाद फिर से क्या आ जाएगा y1 माइनस, देख कैसे याद करेंगे, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, 1 2 3, क्योंकि त्रिभुज में 1 2 3 से ज़्यादा नोट नहीं किए हैं। 1 2 3, फिर 2 3 1, 3 1 2, पहले 1 को बाहर किए, फिर 2 को, फिर 3 को, x वाले, फिर उससे जस्ट आगे बढ़ाते चलेंगे। तो ऐसे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हुआ, 1/2 x1 y2 माइनस प्लस x2 y3 माइनस x3 y1 माइनस y2। डाउट क्लियर है? देख बाबू, इससे एक और क्वेश्चन, अगर कहीं पे कह दे कि मान ले त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है 0 है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है 0, तो उस कंडीशन में जो P, Q, R होगा वो क्या होगा, संरेख होगा। संरेख यानी कोलिनियर होगा, क्या कोलिनियर, यानी जो बिंदु PQR होगा, जो भी पॉइंट PQR होगा वो क्या होगा, संरेख। कहीं पे या कह दे अगर PQR संरेख है तो उस कंडीशन में उसकी क्षेत्रफल क्या लेंगे 0, क्या लेंगे 0, यानी क्षेत्रफल वाले कॉन्सेप्ट क्लियर। एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है बाबू, जिसमें त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए आता है। मान ले यही त्रिभुज है PQR, जिसकी केंद्रक यानी केंद्रक जिसे बीच की वैल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, बीच का। मान ले एक है जो एक केंद्रक है, एक क्या है, त्रिभुज का केंद्रक, जिसे सेंट्रॉइड कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। P का कोऑर्डिनेट क्या था बाबू, x1 y1, इसका क्या था x2 y2, इसका क्या था x3, और ये सेंट्रॉइड का निकालना है, A का। तो देख बाबू, त्रिभुज की केंद्रक का जो भी फार्मूला होता है, त्रिभुज की केंद्रक, ठीक है, उसकी फार्मूला होता है x वाले सभी कोऑर्डिनेट को जोड़ लेना और बटे में क्या कर देना 3, बटे में 3, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3। ऐसी y वाले सारे कोऑर्डिनेट को जोड़ लेना, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे का 3, बटे का 3। डाउट क्लियर हुआ? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? देखो बाबू, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। एक वीडियो के अंतर्गत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 10 से 15 क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा टाइप का हमें इसमें क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि सारे दोस्तों को पता चले कि हम भी मैथ्स की पेपर पास हो सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा वीडियो लगा करना। थैंक यू।